बोलो, कोई भी डाउट है तो बताओ, सब बोलो। IC1 में इंक्रीज नहीं हो सकता मतलब? हाँ, अगर उसके नीचे कोई IC है तो उससे वो बड़ा है। हमेशा हाइयर इंडिफरेंस कर, हमेशा हाई लेवल ऑफ, तुम खुद सोचो, देखो बनाते हैं, चलो इंडिफरेंस कर बनाकर बात करते हैं। देखो क्वेश्चन है कि हाइयर इंडिफरेंस कर्व हमेशा ज्यादा सेटिस्फेक्शन क्यों शो करता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि लोअर इंडिफरेंस कर्व ज्यादा सेटिस्फेक्शन शो करे, यही तो है क्वेश्चन। ठीक है, देखो IC1, IC2, IC3। अब इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या बनाते हैं हम, दो कॉमोडिटीज बनाते हैं, कॉमोडिटी ए और कॉमोडिटी बी। ठीक है, अब मैं दो पॉइंट लेता हूं, एक IC1 के ऊपर लेता हूं, एक IC2 के ऊपर लेता हूं। ठीक है, IC1 के ऊपर मैं एक पॉइंट लिया, ठीक है, मान लो ये क्या है, 0, अच्छा 0 तो ये होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये पॉइंट क्या शो कर रहा है, पॉइंट ए, 2 कॉमोडिटीज ऑफ ए एंड 6 कॉमोडिटी ऑफ बी, है ना, यही शो कर रहा है। IC1 का जो पॉइंट हम लिए हैं, पॉइंट ए ऑन IC क्या शो कर रहा है, 2 कॉमोडिटीज ऑफ ए, अच्छा पॉइंट ए कंफ्यूजन हो जा रहा है, तो कॉमोडिटी एक्स और कॉमोडिटी वाई कर देता हूँ, ठीक है, तुम्हारे सुविधा के लिए, कॉमोडिटी एक्स और कॉमोडिटी, तो कॉमोडिटी 2 ए क्या शो कर रहा है हमें, 2 यूनिट ऑफ एक्स एंड 6 यूनिट ऑफ वाई। ठीक है, पॉइंट ए क्या शो कर रहा है, 2 यूनिट ऑफ कॉमोडिटी एक्स जो एक्स एक्सिस में है, और 6 यूनिट ऑफ कॉमोडिटी वाई जो वाई एक्सिस में है। ठीक है, अब मैं IC2 में एक पॉइंट लेता हूं, इसी के पैरेलल कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूं, यहीं से एक पैरेलल पॉइंट बी, पॉइंट बी क्या शो कर रहा है, पॉइंट बी को बना लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन, मान लो ये 4 में है आके, पॉइंट बी शो क्या कर रहा है, 4 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 6 यूनिट ऑफ वाई, है ना। अब तुम बताओ ए अच्छा है या बी अच्छा है, क्यों बी अच्छा है, हायर कॉमोडिटी मिल रहा है, अच्छा हायर कॉमोडिटी में हम रहेंगे तो हायर सेटिस्फेक्शन मिलेगा, है ना, जितना ज्यादा यूनिट कंज्यूम करेंगे टोटल सेटिस्फेक्शन हमारा उतना ज्यादा होगा, प्रोवाइडेड कि हम नेगेटिव में नहीं पहुंचे अभी तक, यही तो एजम्पशन था हमारा कि हम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वाले पॉइंट तक नहीं पहुंचे। अगर मैक्सिमम को क्रॉस करके नेगेटिव में जा चुके हैं, अब ज्यादा खाएंगे तो बल्कि हमारा सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा क्योंकि माइनस होगा, लेकिन हम एजम्पशन क्या लिए थे, नॉन सटाइटी, नॉन सटाइटी का मतलब हम अभी तक मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वाले पॉइंट में पहुंचे नहीं है, इसका मतलब जितना ज्यादा कंज्यूम करेंगे हमें उतना सेटिस्फेक्शन मिलता जाएगा। ठीक है, तो बेटर कौन सा, ए या बी, बी, और हाइयर में जाएंगे, अब बताओ क्या हुआ, पॉइंट सी क्या है, पॉइंट सी रिप्रेजेंट कर रहा है 6 यूनिट ऑफ एक्स एंड 6 यूनिट ऑफ वाई, और बेटर होगा वो ऑब्वियसली, है ना। तो जितना हाइयर इंडिफरेंस कर्व में हम जाते हैं हमें उतना ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करने को मिलता है, और जितना ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करने को मिलेगा हमारे लिए वो ज्यादा बेटर होगा, और हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल इसी वजह से ज्यादा हाई होगा। क्लियर है, इसीलिए हाइयर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, और बोलो क्या डाउट है किसी का, ऑनलाइन वाले भी बताओ डाउट, बोलो। सेकेंड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। सबसे पहले सेकेंड पॉइंट, इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, कोई भी ग्राफ आइदर अपवर्ड स्लोपिंग होता है आइदर डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो अपवर्ड स्लोपिंग होगा या तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। इनडिफरेंस कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, रीजन क्या है डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का, रीजन यही, कोई भी चीज डाउनवर्ड स्लोपिंग कब होता है, जब इनवर्स रिलेशनशिप होता है, और अपवर्ड स्लोपिंग कब होता है, जब डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो यहां पर इनडिफरेंस कर्व के केस में कॉमोडिटी एक्स और कॉमोडिटी वाई के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। तुम मुझे बताना, अभी मैं एक सिंपल से एग्जांपल दूंगा, ठीक है, मैं पॉइंट ए में था, 5 यूनिट ऑफ एक्स
एंड 10 यूनिट्स ऑफ वाई कंज्यूम कर रहा था, ठीक है। मेरा टोटल सेटिस्फेक्शन मान लो जो भी था, मेरा टोटल सेटिस्फेक्शन आ रहा था 5 यूनिट ऑफ एक्स कंज्यूम किया, 10 यूनिट ऑफ वाई कंज्यूम किया। मैं पॉइंट बी में चला गया, पॉइंट बी में मुझे क्या करना है, ये सेटिस्फेक्शन को इक्वल करना है, मतलब टोटल सेटिस्फेक्शन क्या होना चाहिए, दोनों का इक्वल होना चाहिए। तो मुझे बताओ, अगर मैं x को ज्यादा कंज्यूम करूंगा, मान लो 8 यूनिट ऑफ x करूंगा, तो y का क्वांटिटी क्या होगा, कम होगा, ये तो पता है। कितना कम होगा वो नहीं पता हमें एग्जैक्टली, लेकिन ये तो पता है कि 10 यूनिट ऑफ y तो कंज्यूम नहीं कर सकता है, 10 से कम में ही मेरा सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। तो मान लो मैं कितना कंज्यूम किया, 9 यूनिट कंज्यूम किया या 8 यूनिट कंज्यूम किया, 8 यूनिट ऑफ y। बात समझ में आया। तो अब देखो क्या दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है, x इंक्रीज हुआ 3 यूनिट से तो y डिक्रीज हो गया 2 यूनिट से। दोनों के बीच में क्या आया, इनवर्स रिलेशन आया। जब दो चीज के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है तो डायग्राम क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इस वजह से इंडिफरेंस कर्व हमेशा क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। ठीक है, क्लियर। पॉइंट नंबर 4, टू इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। हम इंटरसेक्ट करवा देते हैं और प्रूफ कर देंगे कि ये गलत है, ठीक है। हम पहले अगर किसी चीज को प्रूफ करना है कि वो नहीं हो सकता, तो पहले वो करवा दो और प्रूफ कर दो कि ये गलत है, इसका मतलब वो नहीं हो सकता है ना। तो हम इंटरसेक्ट करवा दिए, पॉइंट ए में दोनों ग्राफ क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। एक पॉइंट बी बना देते हैं, एक पॉइंट सी बना देते हैं। एज पर IC1 एंड एज पर IC2, बताओ IC1 हमें क्या बोलता है, पॉइंट ए इक्वल्स टू बी है या नहीं है। एज पर IC1 पॉइंट ए इक्वल्स टू पॉइंट बी होना चाहिए। एज पर IC2 ए इक्वल्स टू सी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम इंडिफरेंस कर्व के ऊपर है। आ जाओ, IC1 के हिसाब से ए इक्वल्स टू बी होना चाहिए, IC2 के हिसाब से ए इक्वल्स टू सी होना चाहिए, ठीक है। एज पर मैथ्स, अच्छा मैथ्स को छोड़ो, अब IC1 और 2 दोनों को अगर देखें तो सी मस्ट बी ग्रेटर देन बी होना चाहिए। क्यों सी ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो पॉइंट सी एक हायर इंडिफरेंस कर्व में IC2 में है, तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल IC1 के मुकाबले ज्यादा होना चाहिए। तो एज पर इंडिफरेंस कर्व, एज पर IC1 एंड IC2 दोनों को अगर हम देखें तो C मस्ट बी ग्रेटर देन B, बट एज पर मैथ्स, एज पर मैथ्स if A equals to B, A equals to C, then B must equals to C, है ना। और कौन जीतेगा, IC जीतेगा या मैथ्स जीतेगा, ऑब्वियस सा बात है मैथ्स जीतेगा। IC तो हम बनाए हैं, इंडिफरेंस कर्व है ना, खुद बनाए हैं कॉपी में, हम सही भी बना सकते हैं गलत भी बना सकते हैं। तो दोनों में कौन सही है, मैथ्स सही है। इसका मतलब ये हो नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब दो इंडिफरेंस कर्व आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो सकता। बात समझ में आया, दो इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट हुआ, इसका मतलब दोनों का सेटिस्फेक्शन लेवल सेम है। लेकिन दो इंडिफरेंस कर्व का सेटिस्फेक्शन लेवल सेम हो नहीं सकता, क्योंकि IC2 IC1 से बड़ा है, तो वो हो ही नहीं सकता। इसीलिए हम जो डायग्राम बनाए हैं वो गलत है, ठीक है, क्लियर। और बताओ डाउट्स क्या है, और कोई डाउट अभी तक इस चैप्टर में, कोई भी डाउट चैप्टर नंबर 2 में। हम बजट लाइन पढ़ना शुरू किए हैं, बजट लाइन से आगे हम अभी पढ़ेंगे, उससे पहले तक का कोई भी डाउट है तो बोलो। इंडिफरेंस कर्व हो चाहे उसके पहले हो या कोई भी, है कोई डाउट नहीं, चलो सोचते रहो डाउट है क्या, हम आगे पढ़ते हैं। अगर डाउट बाई चांस निकलेगा तो क्लास के एंड में हम लोग डाउट ले लेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं बजट लाइन। हम पिछले क्लास में बजट लाइन पढ़ना शुरू किए थे। बजट लाइन क्या होता है, व्हाट इज बजट लाइन। बजट लाइन हमें क्या शो करता है, बजट लाइन शो करता है कि हमारे पास जितना पैसा है उस पैसे से हम कितना कॉमोडिटीज खरीद सकते हैं। हम खरीदना तो बहुत चाहते हैं, हमारा सेटिस्फेक्शन के लिए हम हायर इंडिफरेंस कर्व में जाना चाहते हैं। अगर हम IC1 में है तो हम जंप करके IC2 में जाना चाहते हैं, 2 में है तो 3 में जाना चाहते हैं, 3 में है तो 4 में जाना चाहते हैं। लेकिन हमको रोकेगा कौन, बजट लाइन, क्योंकि IC1 से 2 में जाने के लिए ज्यादा क्वांटिटी खरीदना पड़ेगा, ज्यादा क्वांटिटी खरीदने के लिए ज्यादा पैसा लगेगा। IC2 से 3 में जाने के लिए अगेन ज्यादा क्वांटिटी खरीदना पड़ेगा, पैसा लगेगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास मनी तो लिमिटेड है, हम तो चैप्टर 1 से पढ़ रहे हैं कि रिसोर्सेस हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। तो जब रिसोर्सेस लिमिटेड है
तो हम लिमिटेड ही सामान खरीद सकते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं खरीद सकते। तो पहले हम चेक करते हैं कि हम कितना खरीद सकते हैं, और वही हमें शो करता है हमारा बजट लाइन। बजट लाइन हमें शो करता है हमारे पॉकेट में जितना पैसा है उस पैसे से हम कितना कॉमोडिटीज खरीद सकते हैं। ए का कितना खरीद सकते हैं, बी का कितना खरीद सकते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे और उसको हम बोलेंगे बजट लाइन। ठीक है, क्लियर है। तो बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब ये ग्राफ होता है ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। हम दो कॉमोडिटीज खरीदेंगे विच कैन बी परचेज विथ गिवन इनकम एंड प्राइस। प्रोडक्ट का प्राइस भी कांस्टेंट रहेगा और हमारे पास मनी भी कांस्टेंट रहेगा। अगर मेरे पॉकेट में 100 रुपए है तो मैं उस 100 रुपए से कॉमोडिटी ए और बी कितना कितना क्वांटिटी खरीद सकता हूं, उसका जब मैं डायग्राम बनाऊंगा उसे मैं बोलूंगा बजट लाइन। क्लियर है बात? ठीक है। बजट लाइन के बाद आता है बजट सेट, और दोनों में डिफरेंस बहुत बार पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन बजट लाइन एंड बजट सेट। ठीक है, अब बजट लाइन और बजट सेट को समझने के लिए यहां पर आ जाओ। ये डायग्राम हम कल पढ़े थे और इस डायग्राम में हमारा बजट लाइन बना था। ये हमारे पास कितना रुपए था, एज पर बुक का एग्जांपल हमारे पास 20 रुपीज था। 20 रुपीज से हम क्या कर रहे हैं, 20 रुपीज को लेकर हम एप्पल एंड बनानास खरीद रहे हैं, कॉमोडिटी ए एंड बी। ए का प्राइस है 4 रुपए, बी का प्राइस है 2 रुपए, और वेरियस ऑप्शंस हमें दिया गया है, ऑप्शन ई, एफ, जी, एच, आई, जे, बहुत सारा ऑप्शंस हमें दिया गया है। अब इन ऑप्शंस को मैं क्या करूंगा, डायग्राम में प्लॉट कर दूंगा। जब मैं इन ऑप्शंस को डायग्राम में बना दिया तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिल गया, एक स्ट्रेट लाइन मिला जो कि स्टार्ट होता है पॉइंट जे में और खत्म होता है पॉइंट ई में। अब ये लाइन स्ट्रेट क्यों है, हम चैप्टर 1 में पढ़े थे एमआरएस के बारे में। एमआरएस 3 हो सकता है, या तो इंक्रीज हो सकता है, या तो डिक्रीज हो सकता है, या तो कांस्टेंट हो सकता है। जब एमआरएस इंक्रीज होता है तो डायग्राम का शेप क्या होता है, कॉनकेव होता है, जो कि हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व चैप्टर 1 में पढ़े थे। जो भी नहीं भी पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं है, जो डायरेक्टली चैप्टर 2 पढ़ रहे हो। सेकंड, जब एमआरएस डिक्रीज होता है तो उस केस में डायग्राम क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है, जो कि हम इस चैप्टर में अभी जस्ट पढ़े इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व हमेशा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है क्योंकि एमआरएस वहां पर फॉल करता है। और तीसरा, अगर एमआरएस कांस्टेंट है तो उस केस में डायग्राम क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, और इस केस में एमआरएस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। हम कल एमआरएस निकाले भी थे, इस चैप्टर में उसको एमआरटी बोलते हैं। चैप्टर 1 में उसको एमआरएस बोलते थे, चैप्टर 2 में उसको एमआरटी बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। चैप्टर 1 में एमआरटी बोलते हैं या एमआरएस बोलते हैं, जो भी, एक होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, फॉर्मूला वही सेम है, यूनिट सैक्रिफाइस डिवाइडेड बाय यूनिट गेन, सब जगह फॉर्मूला सेम है। तो यहां पर हम जब कैलकुलेशन किए तो आंसर हम हर बार रेशियो क्या निकला, 1:2। तो रेशियो अगर कांस्टेंट है तो डायग्राम क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। अब हम पढ़ रहे हैं बजट लाइन एंड बजट सेट। बजट लाइन एंड बजट सेट, देखो ये हमारा डायग्राम है, हम लाइन बना दिए, ये लाइन को हम क्या बोलेंगे, बजट लाइन। अब मुझे बताना क्या पॉइंट डी में मैं जा सकता हूं, क्या पॉइंट डी में मैं चाहूं तो जा सकता हूं। यस, मैं जा सकता हूं, अगर चाहूं तो जा सकता हूं, लेकिन मैं जाना नहीं चाहूंगा, है ना, क्योंकि पॉइंट डी में जा रहा हूं तो मेरा सेविंग्स हो रहा है, मतलब मुझे कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, और मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो पॉइंट डी में मैं जा तो सकता हूं लेकिन मैं जाना नहीं चाहता। पॉइंट सी में मैं जा ही नहीं सकता बिकॉज मेरे पास उतना पैसा ही नहीं है। ठीक है, तो मैक्सिमम मैं कहां तक जा सकता हूं, जो पॉइंट्स डायग्राम के ऊपर है। मैं डायग्राम को क्रॉस करके आगे नहीं जा सकता, आइदर मैं डायग्राम के ऊपर रहूंगा या डायग्राम के अंदर रहूंगा। ठीक है, दो ही ऑप्शन है, आइदर डायग्राम के अंदर रहो या डायग्राम तक रहो, डायग्राम के बाहर जाने का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो पॉइंट सी में हम नहीं पहुंच सकते। तो यहां पर बजट लाइन और बजट सेट दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। बजट लाइन जो है वो पॉइंट्स, इस केस में बजट लाइन क्या होगा, जे, आई, एच, जी, एफ और ई, एफ, जी, एच, आई, जे। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स मेरा क्या हो जाएगा, बजट लाइन, जो लाइन के ऊपर है। और बजट सेट क्या होगा,
पॉइंट डी, ई, एफ, जी, एच, आई एंड जे, एक पॉइंट डी एक्स्ट्रा ऐड हो गया बजट सेट के अंदर में। क्यों ऐड हो गया? क्योंकि वहां जाना तो पॉसिबल है ना, अगर मैं चाहूं तो जा तो सकता हूं, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता, वो मेरा ही मर्जी है, वो मेरा इच्छा है, लेकिन चाहूं तो जा सकता हूं पॉइंट डी में, पॉसिबल है। इसीलिए बजट सेट के अंदर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होता है। बजट सेट में ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होता है, चाहे वो ऑप्टिमम हो या ऑप्टिमम ना हो, ठीक है। लेकिन बजट लाइन के ऊपर ओनली ऑप्टिमम कॉम्बिनेशंस होता है। तो दोनों में सिर्फ एक छोटा सा फर्क है, बजट लाइन में वो पॉइंट्स रहेगा जो बजट लाइन के ऊपर रहेगा, और बजट सेट में वो पॉइंट रहेगा जो बजट लाइन के ऊपर है प्लस जो बजट लाइन के अंदर है। बजट लाइन के बाहर वाला पॉइंट कहीं पर भी नहीं आएगा, दोनों में नहीं आएगा, ना बजट लाइन में आएगा ना बजट सेट में आएगा। बजट लाइन में ओनली बजट लाइन के ऊपर का पॉइंट, और बजट सेट में लाइन के ऊपर का पॉइंट प्लस लाइन के अंदर का पॉइंट, ठीक है। छोटा सा ही डिफरेंस है टोटल एक, ठीक है। आओ फटाफट से पढ़ो बजट लाइन वर्सेस बजट सेट, एक बार फटाफट से पढ़ लो। सेम ही चीज दो बार लिखा है, दो डिफरेंस बोला है एक्चुअल में एक ही डिफरेंस टोटल, ठीक है। पढ़ लो फटाफट से। बजट लाइन एंड बजट सेट के बीच का डिफरेंस, दो पॉइंट बुक में दिया है लेकिन है एक ही पॉइंट। हो गया? क्या लिखा हुआ है? वही लिखा है, बजट लाइन में वो पॉइंट्स होता है जो बजट लाइन के ऊपर रहता है, और बजट सेट्स में वो पॉइंट रहता है जो बजट लाइन के ऊपर है प्लस बजट लाइन के अंदर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन, डायग्राम और शेड्यूल तो पढ़ ही लिए तुम। नीचे आते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बजट लाइन के ऊपर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट बजट लाइन। फर्स्ट, बजट लाइन हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है? बिकॉज इनवर्स रिलेशन होता है। अच्छा, इनवर्स रिलेशन क्यों होता है? वाई इनवर्स रिलेशन? तुम्हारे पास अगर 100 रुपए है, तुम अगर ज्यादा चॉकलेट खरीदोगे तो आइसक्रीम तुम्हें कम खरीदना पड़ेगा, आइसक्रीम कम खरीदोगे तो चॉकलेट ज्यादा खरीद पाओगे, आइसक्रीम ज्यादा खरीदोगे तो चॉकलेट कम खरीद पाओगे। ऑब्वियस सा बात है ना, एक का क्वांटिटी अगर बढ़ाओगे तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली कम होगा ही, क्योंकि अमाउंट हमारे पास क्या है? लिमिटेड है, मनी लिमिटेड है। तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन आएगा? इनवर्स, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। इस वजह से बजट लाइन हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता। कोई भी डायग्राम डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का रीजन है इनवर्स रिलेशन, अपवर्ड स्लोपिंग होने का रीजन है डायरेक्ट रिलेशन, कॉन्केव होने का, कॉन्वेक्स होने का और स्ट्रेट लाइन होने का रीजन है एमआरएस एंड एमआरटी जो हम लोग पढ़े, ठीक है। शेप इसी से बदलता है ग्राफ का, इसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं है कि ग्राफ का शेप तुम बदल सको, ठीक है। आइदर डाउनवर्ड होगा, आइदर अपवर्ड होगा, आइदर कॉन्केव होगा, कॉन्वेक्स होगा या स्ट्रेट लाइन होगा, बस। इसके अलावा और कोई नया प्रकार का डायग्राम होता ही नहीं है। हाँ, आगे जाकर कुछ नए वैरायटी के डायग्राम हम पढ़ेंगे डिमांड चैप्टर के बाद, वो जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी के लिए सोचकर चलो कि टोटल ये दो ही चीज है जिससे डायग्राम का शेप एंड साइज डिटरमिन होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, बंडल विच कॉस्ट एग्जैक्टली इक्वल टू कंज्यूमर्स मनी इनकम लाई ऑन द बजट लाइन। बजट लाइन के ऊपर कौन सा पॉइंट होता है? जो मेरे पूरे अमाउंट को खर्च कर दे। बजट लाइन के अंदर कौन सा पॉइंट होता है? जहां पर मेरा सेविंग्स हो जाए, ठीक है। तो वही चीज लिखा है, बजट लाइन के ऊपर वो सारे पॉइंट्स होते हैं जो मेरे मनी इनकम के साथ इक्वल है, मतलब मेरे पॉकेट में जितना पैसा है उसके साथ इक्वल है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, बंडल विच कॉस्ट लेस देन कंज्यूमर्स मनी इनकम, जो कंज्यूमर के मनी इनकम से कम है। कंज्यूमर का मनी इनकम मान लो 100 रुपए उसके पॉकेट में, और वो कॉम्बिनेशन जो 100 से कम अमाउंट का है,
वो पॉइंट कहां पर होगा, बजट लाइन के अंदर होगा, सिंपली, है ना, लाई इनसाइड द बजट लाइन, और वो किसका पार्ट होता है, बजट सेट का पार्ट होता है, ठीक है। और पॉइंट नंबर 4, बंडल्स विच कॉस्ट मोर देन कंज्यूमर्स मनी इनकम, जो हमारे इनकम से ज्यादा महंगा है, वो पॉइंट कहां पर होगा, आउटसाइड द बजट लाइन। तो बेसिकली 3 पॉइंट को हमको समझाया है, एक वो पॉइंट जो बजट लाइन के ऊपर है, दूसरा जो बजट लाइन के अंदर है, और तीसरा जो बजट लाइन के बाहर, ठीक है, क्लियर। चलें आगे। यहां पर आते, बजट लाइन का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हालांकि कोई काम का है नहीं, सिंपली देख लो बजट लाइन का फॉर्मूला। अगर मेरे पास 20 रुपए है, प्रोडक्ट ए है 4 रुपए का, बी है 2 रुपए का, ठीक है, ए का मैं 5 यूनिट, ए का मैं 3 यूनिट्स खरीदता हूं, और बी का मैं 4 यूनिट्स खरीदता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, एम इक्वल्स टू ए का क्वांटिटी इंटू ए का प्राइस प्लस बी का क्वांटिटी इंटू बी का प्राइस। बचपन का मैथ्स है, ए का क्वांटिटी कितना है 3 यूनिट्स, प्राइस कितना है 4, बी का क्वांटिटी कितना है 4 यूनिट, प्राइस कितना है 2, टोटल कितना हो गया 20, ये इक्वल हो गया मेरे मनी इनकम के साथ। वही फॉर्मूला दिया हुआ है, प्राइस ऑफ ए इंटू क्वांटिटी ऑफ ए प्लस प्राइस ऑफ बी इंटू क्वांटिटी ऑफ बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, स्लोप ऑफ बजट लाइन, ये शायद तुम पढ़ चुके हो, एक सेकेंड आने दो उसको, आगे देखो, स्लोप ऑफ बजट लाइन कहां पर पढ़े थे ये, फॉर्मूला देखो, तो फॉर्मूला देख के कुछ याद आ रहा है क्या, एमआरएस, वही चीज है, एमआरएस एमआरटी जो फॉर्मूला था, यूनिट सैक्रिफाइस डिवाइडेड बाय यूनिट गेन, यहां पर उसको क्या बोलते हैं हम, स्लोप बोलते हैं, ठीक है। मतलब पीपीसी के केस में चैप्टर 1 प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में उसको क्या बोलते थे हम लोग, एमआरटी, इनडिफरेंस कर्व में उसका नाम क्या था, एमआरएस, और बजट लाइन में उसका नाम क्या है, स्लोप, ठीक है, स्लोप ऑफ बजट लाइन। सेम कॉन्सेप्ट है, नाम अलग अलग है, ठीक है, फॉर्मूला सेम है, कैलकुलेशन सेम है, खाली अलग अलग टॉपिक में उसका नाम अलग अलग दिया गया है, एक जगह एमआरटी बोला गया, एक जगह एमआरएस बोला गया, और एक जगह स्लोप बोला गया, तीनों सेम चीज है, कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों केस में फॉर्मूला वही, यूनिट सैक्रिफाइस डिवाइडेड बाय यूनिट गेन, ठीक है। पहले वाले में इंक्रीजिंग आएगा तो कॉनकेव होगा, दूसरे वाले में डिक्रीजिंग आएगा तो कॉन्वेक्स होगा, और यहां पर कांस्टेंट आएगा तो आंसर स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, क्लियर है। यूनिट सैक्रिफाइस डिवाइडेड बाय यूनिट गेन, ठीक है, इस केस में कांस्टेंट आएगा, इसीलिए डायग्राम क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, बस, ठीक है। ओवरऑल समरी यही है इसका। आगे चलते हैं। अच्छा, इसको ना स्लोप ऑफ बजट लाइन भी बोलते हैं, और ना प्राइस रेशियो भी बोलते हैं, हम प्राइस रेशियो यूज कर सकते हैं यहाँ पे वर्ड, ठीक है। द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू प्राइस रेशियो ऑफ द टू गुड्स, हम प्राइस रेशियो के साथ इक्वल होता है, तो हम प्राइस रेशियो जो होता है स्लोप वही होता है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। प्राइस रेशियो क्या होता है वो हम पढ़ेंगे आगे जाके। ये रहा देखो, प्राइस रेशियो और मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, एमआरई, क्या होता है ये, प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई, प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई, ठीक है। ये प्राइस रेशियो के साथ स्लोप इक्वल होता है, और इसका एक और नाम भी क्या है, या तो स्लोप बोलो, या तो प्राइस रेशियो बोल दो, या फिर एमआरई बोल सकते हो, ठीक है, एमआरई, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, क्लियर है, ठीक है। जो प्राइस रेशियो होता है वही मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज होता है, प्राइस रेशियो का मतलब एक्स का प्राइस डिवाइडेड बाय वाई का प्राइस, ठीक है। अगर यहां पर हम करें, इस एग्जांपल में करते हैं, एक्स का प्राइस डिवाइडेड बाय वाई का प्राइस करो तो 4 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आया, वही 2, और यहां पर आंसर क्या आ रहा था, स्लोप वही 2 आ रहा था, ठीक है। तो यूनिट सैक्रिफाइस डिवाइडेड बाय यूनिट गेन, हर बार आंसर क्या आ रहा था, वही 2 आ रहा था, ठीक है। अच्छा, कुछ पॉइंट्स है जिसको हम यहाँ पर कट करेंगे, ठीक है, जो हमारे काम का नहीं है। वाई प्राइस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्लोप, ये ना प्रूफ है
फॉर्मूला को प्रूफ किया है, और फॉर्मूला का प्रूफ हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो इसको तुम यहां से यहां तक मार्किंग करके आराम से कट कर सकते हो। प्राइस रेशियो स्लोप के साथ क्यों इक्वल होता है, ये प्रूफ ऑफ द फॉर्मूला है, और प्रूफ ऑफ द फॉर्मूला जैसे मैथ्स में भी हमारे सिलेबस में नहीं होता है, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो छोटा सा पार्ट कट कर लो एग्जाम में, वरना वहीं पर डाउट निकलेगा, तो उसको कट कर लो डायरेक्टली, पूरा नहीं, खाली इतना काटना है, ठीक है। उसके नीचे का है, प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन के नीचे सब है सिलेबस में, ठीक है। हाँ वो काट सकते हो, इसको यहाँ से यहाँ पूरा काट सकते हो, यहाँ से यहाँ पूरा काट सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर का सब है, उसके नीचे का सब है सिलेबस। अब आ जाओ प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन। दो प्रॉपर्टी, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्यों होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, तुम्हें पता है, अब तो चैंपियन बन गए, इनवर्स रिलेशन की वजह से डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन क्यों होता है, क्यों, इस केस में क्या बोलते हैं उसको हम लोग, बजट लाइन के केस में स्लोप कांस्टेंट होता है, स्लोप कांस्टेंट होता है तो डायग्राम क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। द स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय प्राइस रेशियो एंड इट इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है, इसीलिए डायग्राम क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग का भी तुम्हें पता है, डाउनवर्ड क्यों होता है और स्ट्रेट लाइन क्यों होता है, ये भी पता है, ठीक है। कोई डाउट यहां तक, कोई भी डाउट आ रहा है मन में, नहीं, चलें आगे, चलो। अब बजट लाइन को शिफ्ट करेंगे, पीपीसी को हम लोग शिफ्ट किए थे चैप्टर 1 में, क्यों, कैसे शिफ्ट होता था, या तो ऊपर की तरफ जाता था या तो नीचे की तरफ जाता था। ऊपर की तरफ कब जाता था वो, जब या तो रिसोर्स इंक्रीज होता था विथ रेस्पेक्ट टू बोथ द कॉमोडिटीज, जब दोनों कॉमोडिटी का एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों के लिए रिसोर्स इंक्रीज होता था, या फिर दोनों का टेक्नोलॉजी इंप्रूव होता था, तब हमारा पीपीसी जो, सॉरी पीपीसी बोल रहा हूं, हाँ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होता है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता था, ठीक है। और जब या तो रिसोर्स कम होता था या टेक्नोलॉजी डिग्रेड होता था, तो पीपीसी नीचे की तरफ शिफ्ट होता था। जब दोनों कॉमोडिटी में चेंजेस आता था तब शिफ्ट होता था। और रोटेट कब होता था, जब एक कॉमोडिटी में चेंज आता था तब रोटेट होता था, ठीक है। याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो और अच्छी बात है। देखो अब इससे हम यहाँ पे पढ़ते हैं, बजट लाइन का केस में पढ़ते हैं, शिफ्ट इन बजट लाइन। पहला, बजट लाइन को ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है या नीचे की तरफ शिफ्ट करना है, तुम बताओ मुझे। तुम्हारे पास 20 रुपए थे, अच्छा यहाँ पर हम नया एग्जाम्पल नहीं लेते, इसी एग्जाम्पल में आते हैं। ऊपर एक एग्जाम्पल था, हाँ ये, तुम बताओ तुम्हारे पास 20 रुपए हैं, तुम एप्पल्स एंड बनाना इतना इतना क्वांटिटी खरीद सकते हो। मैं तुम्हें बोल रहा हूं किसी भी हालत में यहां पहुंचना है, कैसे पहुंचोगे, कहीं से पैसा लेकर आएंगे, कहीं से पैसा उधार लाएंगे, लोन लाएंगे, जो भी करेंगे। क्या 20 रुपए में वहां तक पहुंच सकते हैं, पहुंच सकते हैं, उसका भी केस है। लेकिन अगर हम बात करें पहले, तो नॉर्मली हम 20 में नहीं पहुंच सकते। वहां तक पहुंचने के लिए पहला तो है, या तो हम हमारे रिसोर्स को इंक्रीज कर ले, ठीक है, मतलब पैसा इंक्रीज करना पड़ेगा, इधर 40 लगेगा, 30 लगेगा, 50 लगेगा, जो भी लगेगा। तो फर्स्ट तो हो गया इंक्रीज रिसोर्स, और इस केस में वो मनी है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है उस पॉइंट में पहुंचने के लिए, प्राइस कम हो जाए। अगर हमें ये क्वांटिटी दिया हुआ है, मान लो अच्छा यहां पे ले लेते हैं एक पॉइंट, हमें यहां तक पहुंचना है, 5 यूनिट्स ऑफ एप्पल एंड 6 यूनिट्स ऑफ बनाना। कितना रुपया लगेगा, अभी के प्राइस के हिसाब से कितना रुपया लगेगा। एप्पल का प्राइस क्या है, 4 रुपए, बनाना का प्राइस है 2 रुपए, तो 20 इंटू 4 और सॉरी 5 इंटू 4 इक्वल्स टू 20 और 6 इंटू 2 इक्वल्स टू 12, 32 रुपीज लगेगा। तो पहला तो है 12 रुपए कहीं से और ले आओ, तो तुम इस पॉइंट तक पहुंच जाओगे, ठीक है। दूसरा तरीका है डिस्काउंट करवा लो, जाके एप्पल वाले को बोलो 4 रुपए का एप्पल की जगह 2 रुपए का दे दे, बनाना वाले को बोलो 2 रुपए की जगह 1 रुपए का दे दे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट का प्राइस कम हो गया तो वही 20 रुपए में तुम ज्यादा क्वांटिटी खरीद पाओगे, है ना। तो यहां तक पहुंचने का, इस पॉइंट तक पहुंचने का दो तरीका है। पहला, या तो मनी को इंक्रीज कर लो, जिसको हम यहां पर रिसोर्सेज बोलते हैं।
और दूसरा या तो प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी को कम करवा लो। प्राइस किसका कम कराना पड़ेगा? दोनों का कम कराना पड़ेगा। प्राइस दोनों का कम कराना, एप्पल का भी एंड बनाना का भी। तो जब दोनों का प्राइस को कम करा लोगे या मनी इनकम को इंक्रीज कर लोगे तो तुम्हारा डायग्राम जो है बजट लाइन वो पूरा के पूरा शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, नीचे की तरफ शिफ्ट कब होगा? ठीक इसका ऑपोजिट, या तो प्राइस इंक्रीज हो गया या फिर पैसा कम हो गया। हमारे पास 20 रुपए था, 10 रुपए खो गया, 10 बचा है। अब 10 में क्या आएगा? उसका जो डायग्राम है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो शिफ्ट इन बजट लाइन कब होता है, किस केसेस में होता है? आइदर रिसोर्स इंक्रीज होता है, जिसको हम यहां पर मनी के नाम से बोल रहे हैं, तो मनी इंक्रीज होता है, या फिर प्राइस ऑफ द बोथ द कॉमोडिटी कम होता है। प्राइस ऑफ बोथ द कॉमोडिटी, बोथ वर्ड लिखना जरूरी है, बोथ द कॉमोडिटी कम होता है। ठीक है, चलो आओ पढ़ते हैं पहले शिफ्ट इन बजट लाइन। दो तरीका है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंजेस, कंज्यूमर का इनकम बढ़ गया, पहले उसके पॉकेट में 100 रुपए था, अब उसके पॉकेट में 500 रुपए है, तो उससे बजट लाइन क्या होगा? शिफ्ट हो जाएगा। या पहले 100 रुपए था, अब 50 रुपए है, तो बजट लाइन नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और दूसरा है प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी चेंजेस, प्राइस या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। अब मुझे बताना ऊपर की तरफ शिफ्ट कब होगा? जब प्राइस इंक्रीज हो, जब इनकम इंक्रीज होगा और प्राइस डिक्रीज होगा। नीचे की तरफ शिफ्ट कब होगा? जब इनकम डिक्रीज होगा या फिर प्राइस इंक्रीज होगा। ठीक है, तो दोनों दोनों एक में एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है, इधर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहां पर समरी में लिखा हुआ है राइटवर्ड शिफ्ट ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम, लेफ्टवर्ड शिफ्ट ड्यू टू डिक्रीज इन इनकम। सेम डायग्राम बनेगा अगर प्राइस चेंज होगा तो। ठीक है, प्राइस के केस में भी सेम डायग्राम बनेगा। इफ प्राइस ऑफ बोथ द कॉमोडिटी चेंजेस, डायग्राम वही रहेगा ऊपर वाला। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इनकम बढ़ेगा तो वो तो दोनों कॉमोडिटी के लिए बढ़ेगा। ऐसा हो सकता है इनकम बढ़ा सिर्फ एप्पल के लिए? पॉसिबल नहीं है। इनकम बढ़ेगा तो वो एप्पल बनाना दोनों के लिए बढ़ेगा, या तो दोनों के लिए नहीं बढ़ेगा। इनकम कम हुआ तो एप्पल बनाना दोनों के लिए होगा या तो किसी के लिए नहीं होगा। लेकिन प्राइस ऐसा नहीं है। प्राइस में तीन सिचुएशन है, सिर्फ एप्पल का प्राइस बढ़ गया, सिर्फ बनाना का प्राइस बढ़ गया, दोनों का प्राइस बढ़ गया। तो दोनों का प्राइस बढ़ा है तब तो शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर वाला केस है डायरेक्टली। ठीक है, यही वाला केस है डायरेक्टली। अगर प्राइस इंक्रीज हुआ है तो डायग्राम नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, प्राइस कम हुआ है तो डायग्राम ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर एक कॉमोडिटी में चेंज आया है, सिर्फ एप्पल का प्राइस बढ़ा है या सिर्फ बनाना का प्राइस बढ़ा है, एप्पल का प्राइस कांस्टेंट है, तुम्हारे पॉकेट में वही 20 रुपए है, 4 रुपए एप्पल है, 2 रुपए बनाना है। अब सोचो एप्पल का प्राइस 4 रुपए से 8 रुपए हो गया, बनाना का वही 2 रुपए का 2 रुपए, सिर्फ एप्पल का प्राइस बदल गया, तो अब एप्पल का क्वांटिटी कम खरीद पाओगे, है ना? कॉम्बिनेशन पूरा बदल जाएगा। तो अब जो कॉम्बिनेशन बदलेगा उस केस में हमारा डायग्राम क्या होगा? रोटेट करेगा। ठीक है, रोटेशन ऑफ डायग्राम होगा उसमें। चेंज इन प्राइस ऑफ कॉमोडिटी ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का कॉमोडिटी चेंज हुआ। एक्स एक्सिस में कौन था? अच्छा, ये डायग्राम वो ऑपोजिट है। हाँ, ये नीचे वाला डायग्राम ऊपर आएगा, देखो यहाँ पर दिया हुआ है चेंज इन प्राइस ऑफ एप्पल, और ऊपर दिया है चेंज इन प्राइस ऑफ बनाना। रिवर्स हो गया डायग्राम, एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, एरो मार्क लगा लो। ये नीचे जाएगा और नीचे वाला ऊपर आएगा। ठीक है, नीचे वाला ऊपर आएगा, ऊपर वाला नीचे जाएगा, ऑपोजिट है। लिखा हुआ भी है यहाँ पर, हम चेंज इन प्राइस ऑफ एप्पल पढ़ रहे हैं और एप्पल वाला कहां पर है? नीचे दिया हुआ है चेंज इन प्राइस ऑफ एप्पल। ठीक है, नीचे नेक्स्ट पेज में दिया है, पहले वाले पॉइंट का डायग्राम नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है, सेकंड वाले पेज का डायग्राम ऊपर दिया हुआ है, गलती से ऊपर नीचे हो गया है डायग्राम। ठीक है, तो पढ़ने टाइम ध्यान रख के पढ़ना है। देखो चेंज इन प्राइस ऑफ एप्पल, सिर्फ एप्पल का प्राइस इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? एक चीज याद रखना, जिस कॉमोडिटी में चेंज आएगा डायग्राम उसी साइड से चेंज होगा। ठीक है, जिस कॉमोडिटी में चेंज आएगा डायग्राम उसी साइड से। दोनों कॉमोडिटी में चेंज आया तो डायग्राम दोनों तरफ से चेंज होगा। एक्स एक्सिस के कॉमोडिटी में चेंज आया तो डायग्राम एक्स एक्सिस से चेंज होगा, वाई एक्सिस के कॉमोडिटी में चेंज आया तो डायग्राम वाई एक्सिस से चेंज होगा। ठीक है, तो अभी इस डायग्राम में एप्पल कहां पर है? एक्स एक्सिस में है। जब एप्पल एक्स एक्सिस में है और एप्पल का प्राइस बढ़ा या एप्पल का प्राइस कम हुआ तो डायग्राम कौन से साइड से चेंज होगा? सिर्फ
एप्पल के साइड से चेंज होगा। तो अगर प्राइस बढ़ता है तो डायग्राम नीचे की तरफ आ जाएगा, प्राइस डिक्रीज होता है तो डायग्राम ऊपर की तरफ चला जाएगा। क्लियर है बात? अच्छा, इनकम अगर इंक्रीज या डिक्रीज हुआ तो क्या ये हो सकता है? इनकम इंक्रीज या डिक्रीज हुआ तो हो सकता है, पॉसिबल है या नहीं है? नहीं है पॉसिबल। कैसे इनकम इंक्रीज होगा? तो तुम उसे बनाना भी तो खरीद सकते हो ना, एप्पल भी खरीद सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि पैसा में लिखा हुआ आएगा कि इससे एप्पल ही खरीदना है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो वो दोनों के लिए होगा। तो उस केस में जब कोई भी चीज दोनों के लिए चेंज हो रहा है तो डायग्राम पूरा शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। लेकिन अगर एप्पल का प्राइस सिर्फ चेंज हुआ तो बनाना का प्राइस तो कांस्टेंट है, तो बनाना की साइड से कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ओनली जो चेंजेस होगा वो एप्पल के साइड से चेंज होगा। ठीक है, अब ध्यान ये रखो कि ये जो इतना साइड में इतना सारा चीज लिखा हुआ है ये सब कुछ भी नहीं पढ़ना है, डायग्राम पढ़ना। और यहाँ पे छोटा सा समरी दिया हुआ है, बनाना का समरी बनाना के बगल में दिया हुआ है डायग्राम के, एप्पल का समरी एप्पल के डायग्राम के बगल में दिया हुआ है। बस मोर देन सफिशिएंट है इतना। साइड में जो इतना सब कुछ लिखा है वो वही चीज लिखा है जो साइड में समरी 2 लाइन में लिखा हुआ है, सिर्फ उतना पढ़ना, वो मोर देन सफिशिएंट। डायग्राम समझ लो और वो 2-2 लाइन पढ़ लो, बहुत है उतना। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो अभी तक हम क्या पढ़े इस चैप्टर में? इस चैप्टर में नहीं, आज की क्लास में बजट लाइन में क्या क्या पढ़े? सबसे पहले बजट लाइन क्या होता है पढ़े। ठीक है, क्या होता है बजट लाइन? व्हाट इज बजट लाइन? डेफिनेशन नहीं आता तो कोई बात नहीं, बस मुझे बताओ बजट लाइन होता क्या है, समझाने के हिसाब से बता दो, हिंदी में बता दो क्या होता है बजट लाइन, बोलो। ठीक है, थोड़ा मोड़ा ठीक है। 2 कॉमोडिटी का कॉम्बिनेशन होता है जो कि हमारे पास जितना पैसा है उससे हम खरीद सकते हैं। ठीक है, वेरियस कॉम्बिनेशंस होता है ऑफ 2 कॉमोडिटीज विच अ कंज्यूमर कैन बाय फ्रॉम हिज गिवन मनी इनकम। जितना उसके पास इनकम है उससे वो जितना यूनिट ऑफ द कॉमोडिटी खरीद सकता है उसको हम बजट लाइन बोलते हैं। उसको ग्राफ में जब बना देंगे उस ग्राफ को बजट लाइन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़े? बजट लाइन और बजट सेट क्या होता है? बजट लाइन क्या होता है? जो पॉइंट्स बजट लाइन के ऊपर है वो बजट लाइन है। बजट सेट जो पॉइंट्स बजट लाइन के ऊपर है प्लस जो अंदर है, दोनों मिलाकर क्या बनता है? बजट सेट। ठीक है, उसके बाद वो तो लास्ट में पढ़ो, उस बीच में कुछ कुछ और पढ़े थे। 2 प्रॉपर्टीज पढ़े, बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और बजट लाइन स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, उसके बाद स्लोप ऑफ बजट लाइन निकालना सीखे। फॉर्मूला क्या होता है? वही पुराना वाला, यूनिट सैक्रिफाइस डिवाइडेड बाय यूनिट गेन। ठीक है, और कुछ पढ़े थे? प्रॉपर्टी, हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट बजट लाइन में हम 3-4 पॉइंट पढ़े थे। उसमें बजट लाइन का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है बताया पहला पॉइंट में। दूसरा पॉइंट में बताया कि तुम्हारा जितना मनी इनकम है वो सारा कॉम्बिनेशन बजट लाइन के ऊपर होगा, तुम्हारे इनकम से कम वाला कॉम्बिनेशन बजट लाइन के अंदर होगा और तुम्हारे इनकम से ज्यादा वाला कॉम्बिनेशन बजट लाइन के बाहर होगा। ठीक है, और क्या पढ़े? शिफ्ट होता है और रोटेट होता है। शिफ्ट कब होता है? जब दोनों कॉमोडिटीज के लिए चेंज होता है। क्या चीज चेंज होता है? आइदर इनकम ऑफ द कंज्यूमर और प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, दोनों के चेंजेस में होता है। अच्छा, इनकम बढ़ेगा तो डायग्राम किस तरफ जाएगा? अपवर्ड जाएगा। राइट साइड बोलो या अपवर्ड बोलो। ठीक है, और अगर प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी इंक्रीज होगा तो डायग्राम किधर जाएगा? डाउनवर्ड साइड जाएगा। अगर इनकम कम होगा तो डाउनवर्ड, प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो अपवर्ड। ठीक है, उसके बाद रोटेशन कब होता है? जब किसी एक कॉमोडिटी में चेंज आता है, आइदर एक्स एक्सिस वाले कॉमोडिटी में या वाई एक्सिस वाले कॉमोडिटी में। इसमें सिर्फ एक ही केस पॉसिबल है, प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, इसमें इनकम पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनकम चेंज होगा तो वो दोनों कॉमोडिटी के लिए होगा, एक कॉमोडिटी के लिए इनकम चेंज नहीं हो सकता। अब बताओ, अगर एप्पल एक्स एक्सिस में है, बनाना वाई एक्सिस में है, एप्पल का प्राइस इंक्रीज हुआ तो कौन से साइड रोटेट करेगा? ऊपर की तरफ रोटेट करेगा या नीचे की तरफ करेगा? दो चीज बताना है, दो चीज बताना है। एप्पल एक्स एक्सिस में बना है, बनाना वाई एक्सिस में बना है, एप्पल का प्राइस इंक्रीज हुआ, कौन से साइड से रोटेट करेगा? एक्स या वाई? एक्स एक्सिस, जो कॉमोडिटी का प्राइस चेंज होता है उसी साइड से रोटेट होता है। एप्पल एक्स एक्सिस में बना है तो एक्स एक्सिस से रोटेट करेगा। ठीक है,
अब किधर रोटेट करेगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? प्राइस इंक्रीज हो गया तो नीचे की तरफ, प्राइस डिक्रीज हो गया तो ऊपर की तरफ। ठीक है, सेम बनाना के लिए, बनाना वाई एक्सिस में है, बनाना का प्राइस डिक्रीज हो गया, अब बताओ किधर से रोटेट करेगा? वाई एक्सिस से। किधर जाएगा, ऊपर या नीचे? प्राइस डिक्रीज हुआ था बनाना का तो डायग्राम ऊपर की तरफ। क्लियर है बात? ठीक है, चलो अब आखिरी पॉइंट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। यहां पर आ जाओ। अब ये डायग्राम को देखो, ध्यान देना, बुक में जो लिखा है सब बेकार है। ठीक है, जो लिखा हुआ है सब मैं हटवाऊंगा उसको, अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं सिर्फ उतना में ध्यान दो। ये डायग्राम है, देखो ये डायग्राम में दो चीज बना हुआ है। क्या क्या दो डायग्राम बना है इसके अंदर? एक तो इंडिफरेंस कर्व है, IC1 IC2 IC3, तीन तो इंडिफरेंस कर्व बना हुआ है और एक बजट लाइन बना हुआ है। ठीक है, हम दोनों कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं और कुछ बेसिक रिवीजन कर लेते हैं। हायर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो करता है, हमारा ऑब्जेक्टिव हमेशा क्या होगा? हायर इंडिफरेंस कर्व में जाना। एक इंडिफरेंस कर्व में अगर हम किसी भी पॉइंट में है तो वो इक्वल सेटिस्फेक्शन देगा। IC1 का कोई भी पॉइंट में हो तुम, ABCDE, तो हर पॉइंट तुम्हारे लिए इक्वल है। लेकिन अगर हायर इंडिफरेंस कर्व में हो तो वो बेटर है, पुराने मतलब लोअर के मुकाबले वो बेटर है। ठीक है, हमें हमेशा बजट लाइन के ऊपर रहना है, हम बजट लाइन के बाहर जा नहीं सकते, बजट लाइन के अंदर हम रहना नहीं चाहते, तो हम हमेशा कहां रहना चाहेंगे? बजट लाइन के बजट लाइन के ऊपर रहना चाहेंगे, उसके बाहर जा नहीं सकते, उसके अंदर हमें रहना नहीं है। तो दो तीन चीज फिक्स है, पहला तो बजट लाइन के ऊपर रहना है, ठीक है, दूसरा हायर इंडिफरेंस कर्व में रहना है। ठीक है, जो मैक्सिमम पॉसिबल है हायर इंडिफरेंस हम वहां रहेंगे। ठीक है, अब इस डायग्राम को देखो, ये डायग्राम में मुझे बताओ हायर इंडिफरेंस कर्व कौन सा है? IC3। क्या IC3 में हम जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि वो बजट लाइन के बाहर है। ठीक है, तो IC3 कैंसल, IC3 हो गया कैंसल। अब बात करते हैं IC1 का। IC1 को देखो, क्या क्या पॉसिबल ऑप्शंस है IC1 में? F और G दो ऑप्शंस हैं, कौन सा बेटर है F और G में से? F और G में से दोनों कौन सा बेटर है? दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है? बिकॉज दोनों IC1 के ऊपर है, दोनों IC1 के ऊपर है, इसीलिए दोनों पॉइंट इक्वल है। ठीक है, तो हमें पॉइंट F में दो या G में दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम है और दोनों हमारे बजट में भी है। ठीक है, अच्छा पॉइंट E को देखो, पॉइंट E क्या पॉइंट F और G से बेटर है? यस, पॉइंट E F और G से बेटर है। जब पॉइंट E दोनों में से बेटर है तो हम कहां जाना चाहेंगे? पॉइंट E में जाना चाहेंगे। और पॉइंट E एक हायर इंडिफरेंस कर्व में, पहली बात, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरा कंडीशन बजट लाइन के ऊपर रहना है, पॉइंट E बजट लाइन के ऊपर भी है। ठीक है, तो बेटर कौन सा है हमारे लिए? पॉइंट E। अच्छा, पूरे डायग्राम में क्या तुम पॉइंट E से ज्यादा अच्छा पॉइंट बना सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। पॉइंट E इज द बेस्ट पॉइंट, क्योंकि उससे अच्छा अगर पॉइंट बनाना चाहेंगे तो IC3 में होगा, IC2 का तो सारा पॉइंट इक्वल है, उससे अच्छा पॉइंट IC3 में होगा और IC3 हमारे बजट के बाहर है। तो बेस्ट पॉइंट क्या है हमारे लिए? IC2 का पॉइंट नंबर E। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर हमेशा अपने बेस्ट पॉइंट में रहना चाहेगा और पॉइंट E उसके लिए क्या है? बेस्ट पॉइंट है। तो पॉइंट E को एक्सप्लेन कैसे करेंगे? एक लाइन में एक्सप्लेन करना है। व्हेन बजट लाइन, लिख लो, इज टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व, बस। व्हेन बजट लाइन इज टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व, जब बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व से टेंजेंट होगा वो पॉइंट हमारे लिए बेस्ट पॉइंट होगा। क्योंकि टेंजेंट के ऊपर अगर हम जाएंगे तो वो हमारे बजट के बाहर हो जाएगा, टेंजेंट के नीचे जाएंगे तो कॉर्ड बन जाएगा, कॉर्ड मतलब दो पॉइंट से क्रॉस होगा। ठीक है, तो वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो बेस्ट पॉइंट कौन सा है? टेंजेंट है। ठीक है, तो व्हेन बजट लाइन इज टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व, ये है इक्विलिब्रियम का एकमात्र कंडीशन। ठीक है, और बाकी कंडीशन तो वही है
कि मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होना चाहिए। हम तो पढ़ाई उसी का करते हैं जिसका मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होता है। जिस कॉमोडिटी का मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज होता है उसको हम पढ़ाई नहीं करते, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन ऑलवेज सेम, मार्जिनल यूटिलिटी मस्ट फॉल, ठीक है। वही है, एमआरएस फॉल करता है मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ही है, फॉल करता है। अच्छा, ये जो पॉइंट मैं लिखा हूं, व्हेन बजट लाइन इज टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व, उसी को बुक वाला क्या लिखा है, एमआरएस इक्वल्स टू रेशियो ऑफ प्राइसेस। एमआरएस कब पढ़े थे हम लोग, इंडिफरेंस कर्व में पढ़े थे, है ना। जिसे समझ में आएगा समझना, नहीं समझ में आएगा तो उनके लिए क्लास खत्म हो चुका है, ठीक है, चैप्टर खत्म हो चुका है। 2 मिनट एक नया चीज समझा रहा हूं, समझ में आ जाए तो अच्छी बात, नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं। एमआरएस कब पढ़े थे हम लोग, इंडिफरेंस कर्व। एमआरएस क्या होता था, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। हम रेशियो निकालते थे, कौन से केस में, इंडिफरेंस कर्व। बेसिकली वो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप था। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या था, एमआरएस। स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या था, प्राइस रेशियो, प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। अभी पढ़े थे हम 5 मिनट पहले। बजट लाइन का स्लोप क्या होता है, यूनिट सैक्रिफाइस बाय यूनिट गेन, जो कि इक्वल होता है प्राइस रेशियो के साथ, पी एक्स डिवाइडेड बाय पी वाई। अब मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास 9 में पढ़े होगे, कोई भी दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट हो रहा है, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का स्लोप इक्वल होता है। तो वो इसी को लिखा है कि दोनों का स्लोप पॉइंट ई में इक्वल है, क्योंकि पॉइंट ई में दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। पॉइंट ई में कौन कौन इंटरसेक्ट कर रहा है, IC2 और IC1 नहीं, IC2 और बजट लाइन। तो इसीलिए IC2 का जो स्लोप होगा और बजट लाइन का जो स्लोप होगा वो दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल, ठीक है। इससे बेटर है कि ये पॉइंट को एग्जाम में लिखने से अच्छा, बेटर है तुम ये लिखो, व्हेन इंडिफरेंस व्हेन बजट लाइन इज टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। ये ज्यादा अच्छा डेफिनेशन है, इसको तुम आराम से लिख सकते हो, फुल मार्क्स मिलेगा, गारंटी है उसका, ठीक है। और सेकंड पॉइंट वही रहेगा, एमआरएस फॉल्स, ठीक है, क्लियर है। चलो, तो ये होता है चैप्टर हमारा कंप्लीट। अच्छा, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। 6 मार्क का क्वेश्चन होता है। तो उस केस में क्या करना है, पूरा डायग्राम बनाना है, दोनों कंडीशन को समझाना है, ठीक है। पहले तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है समझाओगे, बजट लाइन क्या होता है समझाओगे। उसके बाद 2 पॉइंट लिखना जरूरी है, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, और हम हमेशा बजट लाइन के ऊपर रहेंगे। ये दोनों कंडीशन लिखोगे, उसके बाद डायग्राम बनाओगे, डायग्राम बनाने के बाद इक्विलिब्रियम का दोनों कंडीशन को एक्सप्लेन करो, क्लियर है। तो ये 6 मार्क का क्वेश्चन में इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, ठीक है। चलो, तो चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, ये किसी काम का नहीं है, कार्डिनल वर्सेस ऑर्डिनल, वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। चलो, हाँ, टेस्ट ट्यूसडे चैप्टर नंबर 1, ठीक है। ग्रुप में भी मैसेज आ जाएगा, ट्यूसडे को चैप्टर 1 का टेस्ट होगा, ठीक है। 20 मार्क्स, हर टेस्ट क्लास टेस्ट 20 मार्क्स का होगा। पर चैप्टर एक एक चैप्टर करके टेस्ट लेंगे सारे चैप्टर्स का। ट्यूसडे को चैप्टर 1 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का टेस्ट है, ठीक है। सभी को देना मैंडेटरी है, जो क्लासेस नहीं किया है, एब्सेंट था, सारा वीडियोज अपलोडेड है, वहां से क्लासेस करना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल रहेगा, तो नहीं देने आने से बेटर है टेस्ट देने आना है, ठीक है। ऑनलाइन इशिका, जिया, पीयूष एंड श्रद्धा, बुरा आना पड़ेगा उसको, बस।